सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज आपकी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समान ध्वनि वाले शब्द। इसके अलावा हम पढ़ेंगे पत्र लेखन, अनुस्वार और अनुनासिक के विषय में। ये आपके थर्ड चैप्टर की लास्ट वीडियो है, यानी कि आज आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जा रहा है इस वीडियो के साथ। तो आप लोग चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट आप लोग जरूर जाकर के टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं। समान ध्वनि वाले शब्द क्या होते हैं? समान ध्वनि वाले शब्द ऐसे शब्द होते हैं जब हम उन्हें बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका जो उच्चारण निकल रहा है वो बिल्कुल सेम ही है। जैसे कि तरंग तुरंग, देव दैव। तो तुरंग, तरंग और तुरंग में आप देखिए कितना कम डिफरेंस है। तो ये समान ध्वनि वाले शब्द होते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है अलग अलग होता है। लेकिन ये समान ध्वनि इनकी उच्चारित होने की वजह से ही इन्हें हम क्या कहते हैं? समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। यानी कि इनका उच्चारण बिल्कुल समान दिखता है, लेकिन इनके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग। जैसे कि तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। पर्यायवाची शब्दों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिन प्रशिक्षुओं ने पढ़ा है उनको पता होगा कि तुरंग का मतलब क्या होता है? घोड़ा, क्योंकि यह क्या है? घोड़े का पर्यायवाची है। और यहाँ पर आप देखिए देव का मतलब होता है देवता और दैव का मतलब होता है भाग्य। फिर है उसके बाद परिणाम। परिणाम मतलब फल और परिमाण मतलब मात्रा। कोई चीज कितनी क्वांटिटी में है, 1 किलो 2 किलो। अगर कोई द्रव है, दूध है, तो उसे हम लीटर में मापेंगे, 1 लीटर 2 लीटर इस तरीके से। तो परिणाम का मतलब होता है फल या रिजल्ट, और परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी या मात्रा। कोई चीज कितनी मात्रा में है। इसके बाद देखिए धन। धन का मतलब होता है दौलत या संपत्ति, और धान का मतलब चावल होता है। इसके बाद अंश और अंश, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। अंश मतलब होता है कंधा, अंश मतलब कंधा, और अंश मतलब भाग या टुकड़ा। तो याद रखिएगा, अंश मतलब होता है कंधा और अंश मतलब होता है भाग। फिर कंगाल। कंगाल मतलब होता है गरीब, और कंकाल मतलब ठठरी, जैसे कि मानव कंकाल। फिर इसके बाद है अनल। अनल मतलब होता है आग या अग्नि का पर्यायवाची है, और अनिल मतलब होता है हवा या वायु। तो आप देखिए कितना कम डिफरेंस है। ये सब समान ध्वनि वाले शब्द है। इसके बाद देखिए कली और कली। तो कली मतलब होता है कलयुग, और कली मतलब होता है अधखिला फूल, क्योंकि जो फूलों की कलियां होती हैं वो कैसी होती हैं? अधखिली होती है ना। और जब कलियां खिल जाती हैं तो वही फूल बन जाती हैं। तो कली को हम क्या कहते हैं? अधखिला फूल कहते हैं। फिर है कुल और कुल। तो कुल मतलब होता है वंश, और कुल मतलब होता है किनारा। फिर है नीरज और नीरद। तो जहां ज आता है वहां पर उसका अर्थ कमल होता है, जहां द आता है वहां पर बादल होता है। ये ऑलरेडी मैं पर्यायवाची शब्दों को जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था। तो नीरज मतलब कमल और नीरद मतलब बादल। तो ये सब समान ध्वनियों वाले शब्दों को आप पढ़ रहे हैं। फिर है शर और सर। तो शर मतलब होता है बाण, और सर मतलब होता है तालाब। फिर है अणु और अणु। अणु मतलब होता है पीछे, और अणु मतलब होता है कण। इसके बाद श्याम। श्याम मतलब होता है काला, और शाम मतलब संध्या। फिर है शोक। शोक मतलब दुख व्यक्त करना या दुखी होना, और शौक मतलब क्या होता है? चाव। फिर है दिन। दिन मतलब दिवस, और दीन मतलब गरीब। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देखेंगे अन्न और अन्य। अन्न मतलब अनाज होता है, आपको पता है, चावल गेहूं। अन्य मतलब दूसरा। फिर है कोश और कोश, यह भी इंपॉर्टेंट है। कोश मतलब शब्द भंडार, और कोश मतलब खजाना। फिर है अम्बुज और अम्बुद। यहाँ पर भी देखिए अम्बुज, जहां ज आएगा वहां पर कमल, और जहां द आएगा बादल। तो अम्बुज कमल और अम्बुद बादल। फिर है प्रमाण और प्रणाम। तो प्रमाण मतलब होता है सबूत या प्रूफ दिखाना, और प्रणाम मतलब नमस्कार करना। अवरोध मतलब रुकावट उत्पन्न होना, और अविरोध मतलब बिना विरोध के। इसके बाद आगे है शोक। शोक मतलब दुख, और शौक मतलब चाव। ये अभी आपने आगे देखा है। इसके बाद कपट और कपाट। तो कपट मतलब धोखा, और कपाट मतलब दरवाजा। इसका भी आपको पता ही होगा।
फिर है तरणी और तरणी, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम अंतर है। तरणी मतलब सूर्य, अगर ड़ पर छोटी ई की मात्रा है तो सूर्य होगा, और ड़ पर बड़ी ई की मात्रा है तो नौका। तरणी मतलब सूर्य और तरणी मतलब नौका। फिर है दिशा, दिशा मतलब किसी भी तरफ, आपको पता है दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होती हैं। और दशा मतलब हालात, किसी की सिचुएशन कैसी है अगर इंग्लिश में बोले तो। फिर है नादान, नादान का जो अर्थ होता है वो होता है बेसमझ। जैसे हम कहते हैं बच्चे नादान होते हैं, यानी कि बेसमझ, उनके पास उतनी समझ नहीं होती है। और निदान मतलब इलाज। तो उपचार और निदान ये तो आप लोगों को पता ही है। फिर इसके बाद देखिए अवलंब, अवलंब मतलब होता है सहारा, और अविलंब मतलब होता है तुरंत या शीघ्र। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने इतने सारे समान ध्वनियों वाले शब्दों को देखा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको बढ़िया से समझे होंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे अनुनासिक किन्हें कहते हैं, अनुस्वार किन्हें कहते हैं, ये भी आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुख से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, यानी कि अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, चांद बिंदी, इसी को हम कहते हैं अनुनासिक। जो सिरोरेखा के ऊपर लगता है, जैसे कि आंख, इस तरीके से हम लिखते हैं ना, आंख, माँ, गांव, गांधी, इस तरीके से आंधी, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर ये चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। अब अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग कब होता है यह भी हम जानेंगे। अनुनासिक के ऊपर बिंदु का प्रयोग हम कब करते हैं, जब सिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो, तब सुविधा के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग यानी कि बिंदु का प्रयोग करते हैं चंद्र बिंदु की जगह। जैसे कि बिंदु, गोंद। तो यहाँ पर कहा गया है, जैसे अगर गोंद लिखना है हमें, इस पर भले अनुनासिक की मात्रा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ओ की मात्रा, यह सिरोरेखा है, आपको पता है सिरोरेखा के ऊपर ये जो बिंदु है, इसलिए हमने यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक मात्रा पहले से है। जबकि आप आंख में देखिए, माँ में देखिए, गांव में देखिए, गांधी में देखिए, यहाँ पर कहीं गा पर ओ की मात्रा है या माँ पर ओ की मात्रा है, किसी प्रकार की ऊपर मात्रा है, नहीं है, इन सब में कहीं नहीं है। लेकिन अगर बिंदु लिखना हो, गोंद लिखना हो, तो जहां पर ओ की मात्रा है या इस तरीके से ऊपर की मात्रा है या छोटी बड़ी की मात्रा है जो सिरोरेखा के ऊपर से लगती हैं, तो उन वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु ना लगा करके हम क्या लगाते हैं, इस बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बिंदु, गोंद आदि। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ बिंदु का प्रयोग करेंगे अनुनासिक की जगह पर, क्योंकि जगह नहीं होती है, इसीलिए हम चंद्र बिंदु की जगह केवल बिंदु का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसके बाद अनुस्वार। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु अनुस्वार का प्रयोग विभिन्न स्थानों पर होता है। अनुस्वार का उच्चारण उसके बाद आने वाले वर्ण पर आधारित होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए अनुस्वार के पंचम वर्ण में बदलने का क्या नियम है। अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण अंगा, या, अड़ा, ना, मा के स्थान पर किया जाता है। जैसे कि गंगा, आप देखिए यहाँ पर आप देखिए अंगा की जगह पर, यहाँ पर देखिए अनुस्वार का प्रयोग कर दिया गया। इया की जगह पर चंचल लिखा हुआ, इस तरीके से अनुस्वार का प्रयोग कर दिया गया। तो अनुस्वार यहाँ पर आप देखिए, ये जो पंचम वर्ण है, सभी वर्गों के पंचम वर्ण है। यहाँ पर अंगा, इया, अड़ा, ना, मा सब दिए हुए हैं, और सबके स्थान पर यहाँ आप देखिए अनुस्वार का प्रयोग हो गया है। आप देख सकते हैं सबकी जगह पर अंगा के स्थान पर इया के इया के स्थान पर, ड़ के स्थान पर, ना के स्थान पर, माँ के स्थान पर, सब जगह यहाँ पर आप देखिए बिंदु का प्रयोग हो गया है या अनुस्वार का प्रयोग हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, अनुस्वार और अनुनासिक वर्णों को भी देख लिया। अनुनासिक और अनुस्वार किसे कहते हैं, और अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु और अनुस्वार मतलब बिंदु। अब इसके बाद देखिए पत्र लेखन हम पढ़ेंगे, और यह आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। यह चैप्टर खत्म हो जा रहा है। आप लोग टेस्ट जरूर दे दीजिए, क्योंकि टेस्ट जब आप देंगे तभी आप जान पाएंगे कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है इस पूरे चैप्टर की। तो देखिए दोस्तों, पत्र लेखन साहित्य की एक विधा है। पत्र लेखन शिक्षण में नियोजित रूप में वैज्ञानिक प्रणालियों को अपनाना चाहिए। यह एक नियमबद्ध रचना है, इसे बदल नहीं सकते क्योंकि यह सुनिश्चित है। तो पत्र लेखन, आज से पहले जब मोबाइल नहीं थे तो हम पत्र ही लिखते थे।
आज के समय में भी पत्रों का महत्व खत्म नहीं हुआ है, बस लोगों ने इसको प्रयोग करना बहुत कम कर दिया है। पत्र लेखन एक बहुत ही अच्छी विधा है, हम अपने भावों को, विचारों को उसमें बहुत अच्छे से प्रकट कर पाते हैं। जो चीजें हम बोल करके नहीं कह पाते, वो हम लिख करके कह लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो पत्र लेखन है, इसमें हम अपनी भावनाओं को, विचारों को व्यक्त करते हैं। और जो पत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो जो औपचारिक पत्र होते हैं, ये मुख्य रूप से हम कार्यालय में या फिर किसी संस्थान में हम रह रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, तो वहाँ के किसी भी शिक्षक को देना है, प्रधानाचार्य को देना है, कोई पत्र हम लिखेंगे। इसके अलावा अगर हम किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं, तो किसी अधिकारी को पत्र लिखना है, तो उसके लिए हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे। यानी कि ये ऐसे पत्र होते हैं जो हम केवल प्रोफेशनल कामों के लिए यूज करते हैं। जो अनौपचारिक होते हैं, अनौपचारिक पत्रों में हम अपने आसपास अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार में अपने भाई बहन, माता पिता को पत्र लिखते हैं। इसके अलावा अपने मित्रों को पत्र लिखते हैं। तो ये सब अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे औपचारिक पत्र और देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल, फिर हम देखेंगे औपचारिक पत्र। देखिए, प्रार्थना पत्र एक औपचारिक पत्र होते हैं। प्रार्थना पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। ये पत्र प्रार्थी द्वारा किसी कार्य के संपादन हेतु अन्य उच्च अधिकारी हेतु लिखे जाते हैं। इन्हें कार्यालय पत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, छात्र द्वारा शिक्षक या प्रधानाचार्य हेतु, अन्य उच्च अधिकारी हेतु किसी कर्मचारी द्वारा किसी अधिकारी को ये पत्र लिखे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, प्रधानाचार्य को एक लेटर लिखा जा रहा है, लीव एप्लीकेशन, यानी कि बीमारी की वजह से छुट्टी का एप्लीकेशन लिखा जा रहा है। चलिए देखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, गुरुकुल पब्लिक स्कूल। यहाँ पर आपको जरूरी नहीं कि आप पता लिखिए वहां का, आप कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5 का छात्र हूँ। मुझे कल रात से ही बहुत तेज बुखार हो रहा है, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मुझे दिनांक दिनांक यहाँ पर आप कुछ भी फिल कर सकते हैं, डेट, इतने डेट से लेकर के इतने डेट तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। और इस तरीके से यहाँ पर आप दिनांक डाल देंगे और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पर कक्षा। तो इस तरीके से ये आपने छुट्टी की एप्लीकेशन लिख दी। अब इसके बाद हम अनौपचारिक पत्रों को देखेंगे। अनौपचारिक पत्र को किस तरीके से हमें लिखना है। तो व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक होते हैं। इनमें निकटता का भाव होता है। ये पत्र मित्रों को, संबंधियों को, परिवार के सदस्यों के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों के माध्यम से खुशी की सूचना, दुख की सूचना, पारिवारिक आयोजन में निमंत्रण, जन्मदिन की बधाई या सामान्य अनौपचारिक रूप से हाल चाल पूछना आदि कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों, जो अनौपचारिक पत्र होते हैं या व्यक्तिगत पत्र भी इनको हम कह सकते हैं, इनमें बहुत ही निकटता का भाव होता है। क्योंकि जो पत्र होते हैं, इनमें हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। और इसमें हम कोई बधाई समारोह हो या किसी फ्रेंड को आपके अपनी बहन की शादी में इनवाइट करना हो, या फिर आपको अपने फ्रेंड को ये बताना हो कि आपने अपनी गर्मियों की छुट्टियां कैसे बिताई, या फिर आपको अपने पिताजी को अपने रिजल्ट की सूचना देनी हो, आप कहीं बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हो कि आपने इस सब्जेक्ट में या इस सब्जेक्ट से, आप अगर किसी सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर रहे थे या कोई भी परीक्षा आपने पास कर ली है जो बहुत ही सम्मानजनक है, तो उसके लिए भी आप अपने माता पिता को लेटर लिख के बता सकते हैं। और इस तरीके से दुख की सूचनाएं भी होती हैं जो हमें पहुंचाना पड़ता है अपने सगे संबंधियों तक, तो उसके लिए भी हम लेटर का सहारा लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं हम अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने आसपास अपने भाई बहनों को। तो इस तरीके से ये जो पत्र होते हैं अनौपचारिक पत्र, ये अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, संबंधों को और गहरा बनाने का काम करते हैं। तो अनौपचारिक पत्र यहाँ पर देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को आपको बधाई देना है। आपके मित्र ने वाद विवाद प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आप उसको बधाई दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पत्र पर पता लिखना होगा, फिर उसके बाद आपको अपने मित्र को संबोधित करना होगा। प्रिय मित्र राजेश, सप्रेम नमस्ते। आज मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, पता चला कि तुम वाद विवाद प्रतियोगिता में जिले में प्रथम स्थान पर आए हो। तुम्हारी तस्वीर भी कई अखबारों में छपी है। मेरी बधाई स्वीकार करो। मैंने अपने और मित्रों और शिक्षकों को भी तुम्हारे बारे में बताया और चर्चा की। वे भी तुम्हारे बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार पुनः बधाई स्वीकार करो। मेरी तरफ से माताजी और पिताजी को चरण स्पर्श कहना। शेष मिलने पर, तुम्हारा हितैषी राहुल।
तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं, अपने सगे संबंधियों को भी पत्र लिख सकते हैं, बधाई देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आज आप लोगों ने ये पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, तो आप लोगों ने भाषा पूरा कंप्लीट कर लिया। अब भाषा के बाद ये जो आपका फर्स्ट पेपर है, इसमें भाषा पढ़ने के बाद अब आप पढ़ेंगे गणित। भाषा तो आपका कंप्लीट हो गया, अब आप क्या पढ़ेंगे? गणित पढ़ेंगे। और गणित में बच्चों को कैसे आपको सिखाना है, कैसे गिनती सिखानी है, कैसे पहाड़े सिखाने हैं, कैसे जोड़ घटाना बच्चों को बताना है, पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं, अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। अब बहुत ही इजी हो गया है। इसके बाद केवल 2 चैप्टर बचा हुआ है और ये पूरा पेपर आपका समाप्त हो जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद आप लोग ऐप पर जा करके टेस्ट जरूर देंगे और टेस्ट देने के बाद मुझे अपना स्कोर भी बताएंगे कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया है। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको ऐप को डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। और दोस्तों इसके सभी वीडियोस को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर आपको सभी वीडियोस मिल रही हैं, आपको पता ही है। और इसके अलावा आप लोगों को हम ऐप पर भी सभी वीडियोस अवेलेबल करा रहे हैं। अगर आप ऐप पर वीडियोस को देखेंगे तो वहां पर कोई ऐड नहीं आएगी, कोई प्रचार नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से वीडियो पर ही फोकस करना रहेगा। और दोस्तों इसके अलावा आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाते हैं। आपके सभी विषयों को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। ऑलरेडी जिन भी प्रशिक्षुओं ने पिछले सेमेस्टर से चैनल को ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया है, उन्हें पता है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे देखते रहें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आप लोग मेरी मेहनत को सराह रहे हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और मैं सोचती हूँ कि आपके लिए रेगुलर जितना हो सके अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर के आऊं और आप लोग की तैयारी बेस्ट से बेस्ट करवाऊं। तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करते रहा करिए अपने कॉलेज फ्रेंड्स को। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।